मुस्लिम कंजर्वेटिव परिवार में जन्मी सबीना खान की पहचान प्रेम रतन धन पायो, ऊंचाई और गड्डू जैसी सफलतम फिल्मों की कोरियोग्राफर के तौर पर होती है। बॉलीवुड में इन्होंने चर्चाएं हैं कि जिस फिल्म के साथ कोरियोग्राफर के तौर पर सबीना खान जुड़ी होती हैं वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता ही नहीं पाती बल्कि अवार्ड भी बटोरती है। सबीना खान ने 13 वर्ष की उम्र में बतौर डांसर बॉलीवुड में कदम रखा था, फिर वह सहायक कोरियोग्राफर बनी। लेकिन रामगोपाल वर्मा की फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से वह स्वतंत्र कोरियोग्राफर बन गई। सच्चाई यह है कि 2015 की सफलतम फिल्म प्रेम रतन धन पायो से उन्हें कोरियोग्राफर के तौर पर असली पहचान मिली थी, जबकि वह लगातार काम करती रहीं। सबीना खान ने गदर 2 को सभी गानों को कोरियोग्राफ किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए की कमाई की। तो वहीं सबीना खान ने सूरज बड़जात्या निर्देशित फिल्म ऊंचाई के सभी गाने को कोरियोग्राफ किया। फिल्म ऊंचाई ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल तो की थी और अब घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ऊंचाई ने 2 पुरस्कार भी हासिल कर लिए हैं। सबीना खान ने अपने निजी जीवन की त्रासदियों के साथ ही करियर को लेकर भी फिल्मी संगम चैनल पर लंबी बातचीत की। सबीना खान जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबीना जी, मुझे था कि क्या आपके घर में डांस, म्यूजिक या कला का कोई माहौल था? बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक नहीं। तो मैं बताती हूँ, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से रिलेट करती हूँ। कंजर्वेटिव का मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, गांव से आया, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन हिजाब वाली फैमिली जिसे कहते हैं कि इस्लाम फॉलो करते हैं। जो फॉलो करते हैं इस्लाम, वो सबको पता है कि सर पे दुपट्टा होता है। तो जब मैंने भी शुरू किया तो मैं हिजाब लेकर काम करती थी। घर की ज़रूरतें जो होती है ना, इंसान को कई वक्त बहुत कुछ करने पे मजबूर करती है। मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थी, उर्दू सिखाती थी, उसके बदले मुझे एक्टिंग सिखाई जाती थी। बहुत छोटी थी, 7th स्टैंडर्ड में थी, काम शुरू किया। फैमिली को सपोर्ट करना था, मी एंड माई सिस्टर, पर हम हिजाब पहनते थे। उसके बाद काम शुरू हुआ। यहाँ तक एक वक्त आया जब ख़ानदान वाले फैमिली को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कहने लगे कि अगर म्यूज़िक और डांस से रिलेटेड काम आपकी बेटियां करेगी तो आपको कम्युनिटी से निकाल देंगे, आप हमारे साथ काम नहीं रह नहीं सकते, आपकी बेटियों से हमारे लड़के शादी नहीं करेंगे। तो माय मदर फादर एक्चुअली हेल्प मी। मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी पापा थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हमेशा से, दे सेड कि ऐसी कम्युनिटी किस फ़ायदे की जो सपोर्ट तो नहीं कर रही है लेकिन हमारे बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आज अगर ये काम हमारी ज़रूरत है, लेकिन ये काम वो है जो मेरे बच्चे भी करना चाह रहे हैं। बच्चों को लगता है कि करना है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरे माँ बाप ने हमें सपोर्ट किया। बोला गया कि आपकी बेटियों से शादी नहीं की जाएगी। तो पापा साहब ठीक है, नहीं करेंगे। मम्मी पापा ने मुझे कहा कि अगर ख़ानदान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने भी हमारी इज्जत को रखना है बरकरार। आप काम करने जा रहे हो जिस जगह, वहाँ काम करो। ये नहीं कि आप अफेयर्स कर रहे हो, आप काम करो, बाकी ऊपर वाला दिखेगा। और पापा मम्मी हमें वहाँ से लेकर अलग हो गए और हम काम करते रहे माशाल्लाह, अपने काम में कायम रहे। अम्मी ने मेरी फिर काम करते ही बीच में शादी की, बहुत छोटी थी, शादी कर दी, अरेंज मैरिज। और माँ बाप ने हमारे लिए रास्ते खोले तो हमने भी माँ बाप की इज्जत रखी। तो काम भी करते वक्त मैं अपने बंडाना बांध के काम करती थी। ऐसा नहीं कि जो लड़कियां सर ने बाल दिखाती हो बुरी होती, ऐसा नहीं, इट्स अ सिस्टम। इस्लाम में बोला गया कि बाल ढाको, तो मैं बहुत पढ़ती थी, मैंने ढाका। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं बंडाना बांध के काम करती थी, पसीने से मुझे माइग्रेन हो गया। अच्छा। फिर डॉक्टर ने बिल्कुल मुझे मना कर दिया कि आप सर नहीं कवर करो, आपका पसीने की वजह से माइग्रेन हो गया। तो आज भी जब मौका होता है, जब सर ढकना है, तो मैं आज भी सर ढक लेती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है, दरगाह चले गए, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ख़ानदान में बड़े बुज़ुर्गों से मिल रहे हैं, तो सर ढकना है, ये ख़ानदान की परंपरा है। तो हम लोग आज भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। बट वो ख़ानदान जो हमें सपोर्ट नहीं करता था, आज सब सपोर्ट करते हैं और आज इज़्ज़त दी जाती है। तो आज वो इज़्ज़त दे रहे हैं तो हम इज़्ज़त ले लेते हैं। जब उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा तो हम अलग हो गए थे। तो ये एक सिस्टम है, दुनिया एक सिस्टम पे चल रही है। तो बस सिस्टम में ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन एक ही चीज़ ने बरकरार रखा हमें कि काम, आगे बढ़ना, अपना नाम कमाना और अपनी सभ्यताओं को
नज़र में रखते हुए करना। वैसे ही हम भारत से ताल्लुक़ रखते, तो भारतीय सभ्यता वैसे ही अपने आप में एक ब्यूटीफुल है, और फिर हमारे घर की एक तौर तरीके थे, उसको ध्यान में रखते हुए काम किया, और जिसे जहाँ पहुँचना होता है, कहते हैं ना, वो पहुँच ही जाता है। इसमें दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट उभर के आती हैं। जिस खानदान के लोगों ने, जिन लोगों ने शुरुआत में आप लोगों को अवॉइड किया, अलग किया, फिर वो क्यों वापस आए? सिर्फ शोहरत देख के उसको भुनाने के लिए या उसका हिस्सा बनने के लिए? दो पहलू हो सकते हैं इसके सर, क्योंकि एक हो सकता है कि हाँ अभी फेमस हो गई तो हमारी शादी है, बेटे की भी, बच्चों की शादी है, आ जाओ, सबको पता चलेगा, अच्छा शबीना खान तुम्हारी कज़न है, थोड़ी सी फेमस है, ये भी हो सकता है। और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि चलो बच्चों ने किसी भी तरह से मेहनत की, अच्छा काम किया, भले हम तुम्हारे शोहरत नहीं लेना चाहते, लेकिन आज तुम्हें दुआएं देना चाहते कि ठीक है तुम बन गए। तो अच्छा पहलू अगर मैं देखूँ तो ये भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं ख़ानदान के जो दुआएं दे रहे कि नहीं हमने साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम बन गए, तुम्हारी मेहनत को देख के हमें प्यार आ गया और हम बदल गए। यदि मैं आपके अनुभवों को लूँ तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं धर्म जो है इंसान की प्रगति में बाधक भी बन जाता है? कोई भी धर्म हो, मतलब सर मेरे इसमें तो नहीं बना बाधा कभी भी। मैंने सेट पे नमाजें पढ़ी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर और मेरे लोग वो जगह रखते थे कि शबीना नमाज पढ़ेगी, रखो। मैंने स्कूल की पढ़ाई, अपनी बेंच होती थी, बुक्स लेके जाती थी, मैं पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में शुरू किया। 8-9 स्टैंडर्ड में थी, मैं असिस्टेंट थी, ग्रेजुएशन तक मैं असिस्टेंट ही थी, फिर लास्ट ईयर था मेरा और मैं कोरियोग्राफर बन गई। तो पूरी ज़िंदगी मैंने इस इंडस्ट्री में गुजारी। धर्म कभी बाधा बना ही नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। उन्होंने इज्जत ही दी और प्यार किया कि यार लड़की नमाज पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, इसका रोज़ा है, तो सेट पे रोज़े का इंतज़ाम हो जाता था, तो जितने लोग सेट पे रोज़ा है सब रोज़ा खोलेंगे साथ में। तो कभी धर्म बाधा नहीं बनी धर्म की वजह से, बल्कि मेरे कैरेक्टर, मैं जानती हूँ धर्म को, तो मैं मुस्लिम कैरेक्टर अच्छे निभा पाई, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, तो मुझे दिवाली भी पता है, ईद भी पता है, होली भी पता है, रिचुअल्स भी पता है, तो धर्म ने कभी बाधा तो नहीं डाला मेरे अंदर। चलिए, आप डांस डायरेक्टर बन गई, आपने खुद डांस कैसे सीखा और किस किस तरह के डांस सीखती थी आप देखती रही हैं? तो डांस ऐसे सीखा कि घर में हालात कुछ ख़राब थे, मैं थी 7th स्टैंडर्ड में, किसी ने कहा अम्मी से कि हमारे घर में उर्दू सिखाई जाती है बच्चों को, आप इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हो तो बच्चों को उर्दू, तो हमें उर्दू आती थी, तो उर्दू डिक्शन के लिए एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट थी, मधुमती एकेडमी, वहाँ पे बहुत फेमस थी वो, वहाँ पे अंकल जो थे वो उर्दू सिखाते थे, तो मैं और मेरी बहन गए, हम लोग घर में मम्मी के साथ बड़ा डांस करते थे। अच्छा। तो मम्मी हमेशा हम दरवाज़ा बंद करके हमारे साथ डांस करें, तो पापा को भी बड़ा मज़ा आता था, दोस्तों के साथ वो शादी में, जो दोस्तों की शादी में डांस करते, तो पापा मम्मी बड़े म्यूज़िक से कनेक्टेड थे, तो मम्मी घर में मेरे और मेरी छोटी बहन के साथ डांस करते थे और हम लोग एंजॉय करते थे। उनके यहाँ गए, बोले उर्दू अंकल के साथ उर्दू सिखाओगे आप? हाँ सिखाएंगे। मैं बैठ गई उनके साथ, तो बोला डांस आता है, हमने डांस करके दिखाया, तो मधुमती आंटी को बहुत अच्छा लगा, बोले तुम दोनों बहनें बहुत अच्छा डांस करते हो, चलो मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगी। उन्होंने हमें क्लासिकल डांस सिखाया। उनकी फ्रेंड थी रानी आंटी, तो मधुमती जो है वो बहुत फेमस, एक हेलन जैसी दिखने वाली सोलो डांसर होती थी पहले, वो है मधुमती आंटी, और उनकी एक डांसर फ्रेंड थी रानी आंटी। रानी आंटी ने बहुत सपोर्ट किया कि ये बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही है, इनको डांस सिखाओ, एक्टिंग सिखाओ, और हम लोग उर्दू डिक्शन अंकल के साथ बैठ के करते। वहाँ मैंने 2-3 साल क्लासिकल डांस सीखा, एक्टिंग सीखी। तो मम्मी ने कहा कि एक्टिंग सीखी, और गणेश हेगड़े जो है उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, और उन्होंने अप्रोच किया कि आप मेरे साथ असिस्टेंट करो। जब आप डांस सीख रही थी उस वक्त हेलन का डांस जो था वो बहुत अलग कर था, वहीदा रहमान का जो डांस था वो बहुत अलग था। किस तरह के डांसेस आप देखती थी उस वक्त? पता नहीं, जब मैं 7th में थी तब तो हेलेना वगैरह का डांस होता नहीं था, वो बहुत पुरानी बात है। हम 80s की बात करें अगर, तो मैं होंगी 87 वगैरह की बात, 89, आई डोंट नो किस तरह, बट मैं क्लासिकल सीख रही थी वहाँ पे, और मधुमती आंटी वो सारे पुराने गानों पे, फिल्मी गानों पे डांस सिखाते थे। और तो मुझे जो याद है टेक्नो डांस आया था, एक टेक्नो आया था, तो मैंने टेक्नो सीखा। फिर जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, उसके बाद में कंटेम्प्रेरी डांस आया, मैंने वो डांस सीखा।
टैप डांस आया, मैंने वो सीखा। तो जो भी डांस फॉर्म मुझसे इंट्रोड्यूस होते थे मैं वो सीखने लगती थी। ढूंढती थी कहाँ सीख पाऊंगी, क्योंकि उसे सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं थे, पता नहीं था इतना। फिर मैंने बेली डांस सीखा, फिर मैंने आगे बढ़ते बढ़ते कोरियोग्राफर बन गई, हिप हॉप आया, हिप हॉप सीखा। फिर कोरियोग्राफर बनी तो नाच फिल्म मैंने कोरियोग्राफी की, जिसमें इंट्रोड्यूस किया हमने मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस। तो डांस सीखने की बात करेंगे आप तो जितने फॉर्म ऑफ डांस आए मैंने सारे सीखे हैं। असिस्टेंट से लेके 2008-9 तक मैं डांस सीखती थी। जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा और असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है ये हुआ करता था कि असिस्टेंट को पैसे नहीं मिलते थे। ये होता था भी हम आपको सिखा रहे हैं ना, आप तो ट्रेनिंग, आपके साथ क्या स्थितियाँ थी? अच्छा नहीं, जिस वक्त मैं बनी उस वक्त ये ट्रेंड आ चुका था कि असिस्टेंट को बाकायदा पैसे मिलते थे। अच्छा। तो बाकायदा एक मास्टर के पास एक लड़का एक लड़की असिस्टेंट होते ही होते थे। तो जब मुझे गणेश हेगड़े के पास बुलाया गया तो पहला पेमेंट जो अम्मी के हाथ में आया वो शायद 2500 रुपया था। फिर मैं छोड़ दिया उनको काम, मैंने उनके साथ नहीं किया क्योंकि मेरे एग्जाम थे 9th के। 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई खत्म करके जब मैं वापस आई तो हमने शो करना शुरू किया। अच्छा। तो शो में एक शो का 10 दिन रिहर्सल होता था और एक दिन शो होता था, 3000 रुपये मिल जाते थे। तो बहुत बड़ी अमाउंट थी वो। तो घर अच्छा चलने लगा तो शो करने लगे हम। फिर फिल्म इंडस्ट्री में आए, गणेश आचार्य जी ने मुझे बुलाया असिस्टेंट के लिए। तो ऐसा हुआ कि लड़की असिस्टेंट को एक पैसा मिलेगा, लड़के असिस्टेंट, उनके 3 असिस्टेंट लड़के थे, एक मैं लड़की थी। तो पेमेंट आता था 2 लोगों का, एक लड़की का एक लड़के का, और वो बढ़ता था 5 लोगों में। तो मेरे जो मुझे याद है गणेश आचार्य जी के पास जो पहला पेमेंट आया था मेरा वो 350 रुपये थे, बहुत कम थे। मेरा पेमेंट आया था शायद 1500 के ऊपर, लेकिन वो बढ़ गया इसलिए 350 है। बट मम्मी मैं ठीक थी क्योंकि हमारी टीम थी, टीम को सबको पैसा मिलेगा। गणेश आचार्य जी से बहुत सीखा है मैंने, तो वैसे आया। उसके बाद में हाँ इतनी बात थी कि हम लोग कभी मास्टर को पूछते नहीं थे मेरा पेमेंट कितना है, जो आजकल पूछा जाता है कि हिसाब करे मैम मेरा पेमेंट हिसाब किया। हमारे अंदर वो तमीज़ थी कि पेमेंट नहीं पूछ रहे, वो पेमेंट बनता था, एनवेलप में आता था, मम्मी के हाथ में जाता था मेरा पेमेंट। और फिर जब जैसे अभी मैं बन गई हूँ तो मैं बाकायदा एक पेमेंट है जो फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स असिस्टेंट है, आपको ये पेमेंट मिलेगा, आप अपना डेज लिख के रखो। बट हम नहीं पूछते थे। हमारा मास्टर जब काम कर रहा था हम उनके सामने बैठते नहीं थे। इज्जत है, मास्टर है हमारा, माइक पे चिल्लाना नहीं है, मास्टर है, मास्टर बैठा होगा हम खड़े रहेंगे। वहाँ गुरु और शिष्य की एक भावना हुआ एब्सोल्युटली वो चलता था। गुरु है, सब मास्टर जी के पैर छूते थे, मैं उनका हाथ चूमती थी क्योंकि हमारे इस्लाम की बात ये गुरु। फिर हम नमस्कार करके डांस शुरू कर देते, अभी वो नहीं होता है। गुरु शिष्य अभी वैसा नहीं रहा। फिर भी कई हद तक मेरे असिस्टेंट्स, क्योंकि मैं माहौल वैसा रखती हूँ तो दे रिस्पेक्ट मी। बट देन एक मुझे लगता है ये सब खत्म हो चुका है आस्ते आस्ते करके। अब डांसर्स आते हैं, अपना डांस करते हैं प्रोफेशनली और चले जाते हैं। पहले हम मास्टर के खिलाफ बात नहीं करते थे, अब खिलाफ बात होती है। हाँ तो फिर सोशल मीडिया पे जाएंगे, ये करेंगे वो। तो ये एक जो इज्जत और मोहब्बत और इज्जत का जो जज्बा था वो ख़त्म हो चुका है कई हद तक। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो इज्जत कह लें या सम्मान कह लें, ये जो जज्बा था उसके खत्म होने का असर कहीं ना कहीं कला पर पड़ा है? पड़ा है सर, पड़ा है। अगर आजकल ये होता है, अगर ये मास्टर को क्लासिकल डांस आता है, इसको कंटेम्प्रेरी आता है, तो ये बड़ा है वो छोटा है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। गुरु एक जैसा ही होता है, वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो। वेस्टर्न को बढ़ावा देना, इंडियन को छोटा, वो नहीं है। मैंने आज इंडियन क्लासिकल सीखा है तो उससे ज़्यादा मैंने वेस्टर्न डांस सीखे हैं, टैंगो, बचाता, ये वो सब सीखा है मैंने। 15 फॉर्म्स ऑफ डांस जानती हूँ मैं इंटरनेशनल। बट मेरी नज़र में क्लासिकल की वही इज्जत है जो होनी चाहिए। तो उसका असर लोगों के नेचर पे पड़ा है। कई हद तक मैं कई लोगों को मिलती हूँ, बदतमीजी देखती हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन फिर ज़माना यही चल रहा है, आप कितने लोगों को सुधारोगे? 1-2 को बोलोगे, बाकी क्या हो रहा है? तो ये अपनी कला को पीछे छोड़ के ये सिर्फ अभी लुक पे आ गया है, रील बन रही है, एक्सपोजर बढ़ गया है, तो जिसे नहीं आ रहा है वो भी अपने आप को उतने बड़े लेवल पे साबित कर रहा है। एक अजीब से माहौल में हम आजकल जी रहे हैं जो हर एक लेवल पे अपने इंसानों को कहीं ले जा रहा है। क्या है इसका अंत मुझे नहीं पता, बट इससे कला ज़रूर प्रभावित हो रही है। और दूसरी ये भी हो रही है, जो रील्स बना रहे हैं, इधर के अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया, वो खुद कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 2 पहलू है सर इसके। एक तो ये है कि एक आम आदमी जो कभी भी हीरो नहीं बन सकता, अपने आप को पर्दे पे देखने की इच्छा लेके मर जाता है, वो इच्छा लोगों की पूरी हो रही है।
एक मोटी सी लड़की डांस करती है और उसकी ऑडियंस है लाखों में, और वो प्राउडली डांस करती है ये सोच के, छोड़ती नहीं कि मेरा पेट बड़ा है या मेरा, वो डांस कर रही है, उसको कोई हीरोइन नहीं ले सकता है, लेकिन आज वो 5 लाख ऑडियंस की हीरोइन है, अच्छी बात है। एक बूढ़ी औरत 60-65 साल की है, वो आज का डांस करती है, उसकी अपनी ऑडियंस है। तो एक तरह देखा जाए तो अपनी अपनी ऑडियंस बन रही है लोगों की, जिनकी तमन्नाएं हैं बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देखने की, वो पूरी हो रही है। और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे जो पैसे कमाए जा रहे हैं, जो एजेंसीज बन गई है, वो टू मच हो गया है। उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी कंपटीशन चालू हो गया है, और अच्छी स्टेप्स नहीं, बुरी स्टेप्स को बढ़ावा दे रहा है। कुछ नहीं किया, बैठे बैठे हाथ हिला दिया, वो वायरल हो गया। लेकिन उसी म्यूजिक पे बैठे बैठे हाथ हिलाने की जगह बहुत कुछ कर सकते हैं, वो निकल गया। तो जो टैलेंट बढ़ना चाहिए, मुझे लग रहा है वो पीछे जा रहा है। तो अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। एक चीज़ और हो रही है, इन इन्फ्लुएंसरों को जिस ढंग से व्यूज मिल जाते हैं, चाहे खरीदे जाते हो चाहे असलियत हो, वो एक अलग मुद्दा है। उस हिसाब से इनके अंदर बदतमीजी भी आ गई है, जो कि कहीं ना कहीं उनके अंदर की भी कला और जो वास्तव में कला थी, डांस था, वो भी नीचे इसलिए पर जा रहा है। पहले लोग 8-8 साल 18-18 साल क्लासिकल डांस सीखने में लगाते थे। आज आप खड़े खड़े बन जाते हो, ये फर्क है। खड़े खड़े आप बन रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका असर जरूर होता है, वैल्यू नहीं है। आज अगर 15 कोरियोग्राफर इस लेवल पे है तो वो कई सालों से इस लेवल पे है। करेक्ट। उसमें मेरा नाम आ गया, उसमें एक और का नाम जुड़े, बट वो इधर ही है। लेकिन जो बिना किसी चीज के आए हैं, वो यूं आते हैं, यूं गिर जाते हैं। स्थिर रहना, एक लेवल पे कायम रहना, उसके लिए कला की जरूरत पड़ेगी आपको। आप में कला नहीं है तो कुछ दिनों के बाद लोग बोर हो जाएंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे और हट जाएंगे। करेक्ट। लेकिन जुड़ी हुई ऑडियंस उन्हीं के साथ रहेगी जिनके अंदर पहचान है अपने आप को वक्त के साथ चलाने की और कला को कला की तरह कायम रखने की। उसी के साथ लोग जुड़े रहेंगे, ये बात सही है। चलिए, आपने जब सहायक कोरियोग्राफर में आप काम कर रही थी, कब आपको लगा कि नहीं, मुझे भी अब इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहिए? तो ऐसा है मेरे साथ कि मैं कभी कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी। अच्छा। मैं फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट हूँ। मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फाइनल तक मेरे 99% 100% परसेंटेज आते थे। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। काम भी शुरू इसीलिए किया था कि पढ़ लिख के अब साइंस पढ़ूंगी तो फीस बढ़ेगी, तो अपने आप को सपोर्ट करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मेरा फाइनल एग्जाम होता, 15th का जो एग्जाम होता है, उसके पहले ही राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि आपको ये फिल्म करनी है, जो है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। 19-20 साल की थी मैं। मम्मी ने कह दिया, मम्मी डिसीजन लेती थी मेरे सारे कि ये तो बच्ची ये नहीं कर पाएगी। मैंने कहा सर मुझे आता ही नहीं है, मुझे सिर्फ डांस करना आता है। मैं अपने मास्टर्स को, क्योंकि मेरा काम है एज एन असिस्टेंट, मास्टर जो सिखा रहा है उसको एनहांस करके दिखाना और एक्टर को सिखाना, मुझे वही आता है। ही सेड तुम बहुत कमाल की कलाकार हो, मैंने सरोज खान के बाद तुम्हें ऐसे डांस करते हुए देखा, ग्रेस और एक्सप्रेशन के साथ। तो तुम एक गाना करो, 2 घंटे हमें एक्सप्लेन किया, तुम बहुत अच्छी कोरियोग्राफर बनोगी। मैंने कहा मुझे कैमरा एंगल नहीं आता, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो सिर्फ डांस करती हूँ। अम्मी को और मुझे समझाया कि एक गाना करो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मत करना। हमने सरोज खान को साइन किया हुआ है ऑलरेडी। मैंने पहला गाना किया और मुझे इतना भा गया, मुझे लगा कि ये कमाल है। खुद काम करना, खुद लाइटिंग बताना, खुद शॉट बताना, खुद कपड़े डिसाइड करना, जो कुछ कैमरा के अंदर हो रहा है वो मेरी क्रिएशन है, वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। और फिर 70 mm पे देखा, मैंने कहा मम्मी मुझे यही करना है, मैं नहीं बनना एक्टर डॉक्टर, देखते हैं, मुझे ये करना है, अब ये करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ को उतनी सफलता नहीं मिली जो लोग उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल। उसका क्या असर पड़ा था आपके करियर पर? मैं आपको सच बताऊं, लोगों को लगा था वो फिल्म सरोज जी ने की है सबसे पहले, जो मैच्योर्ड कोरियोग्राफी उसमें दिखाई दी थी, सबको लगा सरोज खान ने की है। बट जो सेट के ऊपर लोग थे, जो राम गोपाल वर्मा को जानते थे सेट पे, उन लोगों ने पब्लिसिटी बाहर की, माउथ पब्लिसिटी। छोटी सी लड़की है यार, उसने गाने किए, सरोज जी ने नहीं किए। तो वो जो एक वर्ड बोला गया ना, उस पर मुझे किसी प्रोड्यूसर ने बुलाया, अच्छा तुमने की है वो फिल्म, बहुत अच्छी की है, ये लो ये गाना करो मेरे लिए। तो जो सेट पे लोग थे उन्होंने बोला और मुझे बुलाया, लेकिन बाहर लोगों को लगा सरोज जी ने किया है। फिर सरोज जी ने कहीं बोल दिया नहीं किया ये गाना मेरा नहीं। माधुरी दीक्षित जी ने फोन किया और डायरेक्टर को बोला कि
क्या कमाल फिल्म बनाई आपने, कोरियोग्राफी बहुत कमाल है। सरोज जी ने कमाल कर दिया तो डायरेक्टर ने बोला नहीं, शबीना खान एक छोटी सी लड़की है, उसने किया है, उसने गाने किए। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे इंडस्ट्री ने उठा लिया हाथों हाथ। और मैं बिल्कुल, राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे हर फिल्म दी। लास्ट फिल्म जो उनकी मुंबई में थी सत्या 2, वो लास्ट फिल्म करके वो निकले। तो मुझे हर फिल्म उन्होंने बुलाया, लोगों ने बुलाया, माउथ पब्लिसिटी, फिल्म रिलीज़ हुई, फिर मैंने सीडी बना ली, लोगों को सीडी पहुंचाने लगी, अपना काम भेजो तो सीडी भेजने, तो मुझे काम मिलता गया। बस वो एक जो शिखर पे पहुंचने वाली बात होती है ना, वो जब हुआ, प्रेम रतन धन पायो जब आई, तब मेरा नाम हुआ। मैं माधुरी जी से बनना चाहता हूँ। समय जिस ढंग से आपके साथ हुआ, सरोज जी ने भी स्वीकार किया, लोगों ने भी प्रचार किया, आपको लगता है आज की तारीख में ऐसा हो सकता है? सर अगर मैं बताऊं अपने बारे में कि मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मैंने रियलिटी शोज नहीं किए हैं, मेरा इतना ग्रुपबाजी में नहीं है। आज भी मेरे लोग हैं जो मुझे काम पे बुलाते हैं, मैं उनके ग्रुप में नहीं हूँ, बट काम देख के बुलाते हैं। तो मुझे जहाँ तक मेरे काम को लेके मिलना था वो मिला है। जैसे मैं बताऊं, अगर प्रेम रतन धन पायो, लोगों ने उस गाने को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब कोई कमाल का काम आता है ना तो लोग छोड़ते नहीं, उसको उठा लेते हैं। फिर उसके बाद सलमान सर के साथ बहुत गाने किए, लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत हुआ। अब जाके गदर 2 में चलते रे इश्क में फिर लोगों ने उठा लिया। तो जब लोगों को उठाना है वो आपको उठाएंगे, जब आपको नहीं उठाना है आपको कोई नहीं उठाएगा। तो मेरे मामले में तो यही हुआ है कि जितना मुझे रिकग्निशन इंडस्ट्री में पूरा मिल चुका है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सीनियर भी हो गई, शायद इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर ली तो अब तो इसको मत बुलाओ, ये बहुत पैसा लेगी, ऐसा भी लोग सोचने लग जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, जो बनता है बिखरता है, बनता है बिखरता है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से लेकर के गदर 2 तक की जो आपकी यात्रा है, इसको आज जब आप बैठ के देखती हैं तो क्या पाती हैं? बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है। और बस जैसे सोचती हूँ हाथ उठा के दुआ मांगती हूँ कि शुक्रिया उस रब का जिसने मुझे, बहुत कठिन रास्ता था, अब सोचती हूँ तो लगता है इतना इम्पॉसिबल था और मैंने कैसे किया। छोटी उम्र थी, कैसे मैं गुजर गई उन चीज़ों से, कैसे मैंने संभाल लिया अपने आप को, अपने घर को और अपने लोगों को। तो बहुत ताज्जुब होता है अपने आप पे कि उस वक्त भी मेरे अंदर इतना संयम शक्ति थी कि मैंने संभाल लिया। बहुत अमेज होती हूँ मैं अपनी इस जर्नी पे, इसलिए बार बार मैं अपनी जर्नी को दोहराती हूँ ताकि मुझसे भी कोई इंस्पायर हो। और देर तो हो गई बहुत ज़्यादा। एक 13 साल की लड़की असिस्टेंट बनती है, 19 साल की उम्र में वो कोरियोग्राफर बनती है, और कोरियोग्राफर बनने के बाद बहुत देर हो गई रिकग्निशन मिलने। 2015 में जाके रिकग्निशन, काम मिलता रहा, इंडस्ट्री जानती रही, लेकिन जो शिखर पे पहुंचने वाली बात थी वो 2015 में हुई और उसके बाद नाम हुआ और काम मिला। तो ये दूरी इतना समय क्यों लगा शिखर पर पहुँचने में? समझ नहीं आया मुझे भी कि उस वक्त इंडस्ट्री कैसे चल रही थी। छोटी थी, मैं भी सीख ही रही थी, तो उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, तो हर कोरियोग्राफर अपना काम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन उनके बीच में मैं भी काफ़ी काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब फेमस होने का वक्त आया तो 2015 में ये फिल्म आया और निकल गई। मैं विशेष टिप्पणी तो दे नहीं पाऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन इतना पता है कि लोग ग्रुप बना के आजकल काम कर रहे हैं। आजकल की बात मैं खुल के कर सकती हूँ। नहीं, ग्रुपबाजी तो इंडस्ट्री में शुरू से रही है। हाँ, तो मुझे उस वक्त भी मैं किसी ग्रुप में नहीं थी, शायद इसलिए हो सकता है, क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं रही किसी, क्योंकि मैं पार्टी में नहीं जाती हूँ, मैंने घर पे आना है वापस। घर का माहौल बहुत अलग है, एक मुस्लिम परिवार है जिसके माँ बाप ने तुम्हें संभाला, माँ बाप ने तुम्हें लेकर बाहर निकल गए उस खानदान से, तो मुझे अपनी माँ की इज्जत रखना। उन्होंने बोला है बेटा जैसे काम खत्म हो घर आ जाना। मैं घर पहुँच गई, दोस्त नहीं बने मेरे, काम करना है, भाई बहन को आगे बढ़ाना है, दोस्त नहीं बने, पार्टीज में नहीं जाती, डिस्को नहीं गई, पार्टीज में नहीं गई, कुछ नहीं किया, अपना घर पे आ गई। शायद ये रीज़न हो, आई डोंट नो। आज भी मैं अपने बनाए हुए रूल्स पे चलती हूँ। परिवार को संभालना, परिवार की जो इज्जत रखना और अपने करियर को आगे बढ़ाना, ये तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। उस वक्त किस ढंग का दबाव महसूस करती है?
दबाव तो नहीं था, टू बी फ्रैंक। अगर आप फोकस्ड हो और आपके इरादे मजबूत है तो दबाव नहीं लगता आपको, दबाव तो नहीं लगता था। मुझ पे तो नमाज पढ़ने का दबाव भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पढ़ना है, तो मैंने पढ़ी। मम्मी ने एक ही बात बोली थी, लेकिन उसको जिम्मेदारी की तरह निभा दिया और फिर वापस घर आ गए। तो इसमें दबाव नहीं, आप किसी चीज़ को महसूस करो, उसको पक्का बना लो तो दबाव महसूस नहीं होता। लेकिन आप अगर चोरी करते हो, आप करना कुछ और चाहते हो, क्योंकि मैं भी वही चाहती थी जो मेरे माँ बाप चाहते, लेकिन अगर मैं करना कुछ और चाहती हूँ, मुझे वो लड़का पसंद आ गया, मुझे उसका अफेयर रखना है, लेकिन मम्मी रोक रही है, तो मुझे दबाव महसूस होता है। नज़र कभी उठी ही नहीं, काम से फुर्सत ही नहीं मिली, और आदतें जिस उम्र में आपकी बिगड़ती है, उस उम्र में मैं बहुत गहराई में काम कर रही थी और पढ़ रही थी, तो टाइम ही नहीं था। पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तभी तो साइंस में एडमिशन मिलेगा। तो 97% तो मेरे FI BCom में आए, 97.99। तो ये नहीं आएंगे तो ग्रेजुएशन में नहीं आएगा तो मैं साइंस कैसे लूँगी। और मैं FIGC में पहुंची और मेरा कोरियोग्राफर बन गई और डिसाइड कर लिया। तो ये था मेरी जर्नी। जब आपका करियर बन रहा था, काफ़ी तरक्की की, उसी वक्त शादी का जो डिसीजन था, उस वक्त आपको ये नहीं लग रहा कहीं आपके करियर में रुकावट आ सकती है? हुआ ये कि अम्मी बहुत बीमार थे, मेरे 5 बहन भाई है। अम्मी इतने बीमार थे कि डॉक्टर ने उनको एक ऑपरेशन करने कहा था, और अम्मी को लगा कि अगर उनको ऑपरेशन में कुछ हो गया तो ये मेरी बड़ी बेटी है, ये भाई बहनों के लिए त्याग देगी, शादी नहीं करेगी, सिचुएशन थी। तो अम्मी ने कहा कि तुम शादी कर लो। अम्मी लड़का देखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा आप लोग लड़का पसंद कर लो, करना तो अरेंज मैरिज ही है, सिर्फ मैं काम किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। मुस्लिम परिवार का लड़का आएगा और बोलेगा काम छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ूंगी काम। आप लड़का ऐसा ढूंढो जो मुझे काम करने दे, क्योंकि उस वक्त मुझे 12 साल हो चुके थे काम करते करते। अम्मी ने लड़का ढूंढा और वो इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखता था, बट रहता था दुबई में। मैंने कहा आप सब पसंद कर लो, 5 मिनट की मीटिंग करूंगी, कुछ शर्तें हैं, 2-3 बातें हैं, मान गया कर लेंगे। बाकी लड़के भी थे, तो मैं मिली, 5 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। मैंने कहा कि मेरा पैसा होगा, आप गिनती नहीं करोगे, आपका पैसा मेरा पैसा, बट मेरे पैसे पे सिर्फ मेरा हक होगा और मेरे परिवार का हक होगा। जिंदगी भर मेरे परिवार को मैं लाखों पूरा पैसा दे दूं, ना दूं या 5 रुपए दूं, आपका लुकआउट नहीं, लेकिन आपका पैसा उनको नहीं दूंगी, आपका पैसा मेरे ऊपर उठेगा। ओके। दूसरी बात, मैं काम नहीं छोड़ूंगी, जिंदगी में काम नहीं छोड़ू। आपको मंजूर है तो आप करो, बंदा राजी हो गया और शादी हो गई। चलिए, शादी के बाद किस ढंग के संबंध हैं? ये है कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, और वो बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर थे और मैं कोरियोग्राफर थी। तो उन्होंने हमेशा मेरे काम को ऊपर, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, फेसबुक अकाउंट खोला, यूट्यूब चैनल खोला, रीसेट। उन्होंने मुझे इंटरव्यूज देने लगा। मैं इंटरव्यूज नहीं देती थी, सोचती थी खानदान में सब देखेंगे, कभी किसी ने देख लिया, कैमरे के पीछे ही रहना है। ही सेड अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं बोल रहा हूँ कैमरे के सामने आ जाओ, इंटरव्यू दो। तब मैंने इंटरव्यू देने शुरू किया, वो मुझे पार्टी में अपने साथ ले जाने शुरू किया। ही सपोर्टेड मी आफ्टर माई ब्रदर्स, माई फैमिली, ही सपोर्टेड मी। उनके सपोर्ट से देन मेरा करियर वो एनहांस हो गया। तो ये भाग्य की बात है कि आपको एक ऐसा जीवन साथी मिला जो आपके काम में आपको सपोर्ट कर रहा है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से लेकर के गदर 2 के बीच कई फिल्में ऐसी रही होंगी जिनमें आपने बहुत अच्छा गाना किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, उसकी आलोचना हुई हो या सफल ना हुआ हो, और कोई गाना ऐसा भी रहा होगा जो आपने मजाक में कहते हो ज़्यादा हिट हो गया, ऐसा भी हुआ? नहीं, मजाक में तो आता ही नहीं काम करना मुझे तो मेहनत, वो मैं बोलती हूँ ना किताबी कीड़ा, मेहनत करने वाला, वो ऐसा बंदा हूँ मैं। तो मुझे आता नहीं, सादगी से काम करना नहीं आता। वही पेपर लूँगी, लिखूँगी, मेहनत करूँगी। ऐसे कई गाने गए प्रेम रतन पायो के पहले, जिसपे मुझे बहुत नाम मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया, तो वो एक रह गया कि, और कई बार ऐसा हुआ कि वो गाना मैंने किया, लोगों को पता ही नहीं है। जब मैं जाके ऑफिस में मिल रही हूँ कि, तो बोला मुझे हमें वैसा गाना करना है, तो मैंने कहा वो गाना मेरा ही है, मैंने ही किया है। जैसे प्रेम रतन धन पायो में एक गाना है जलते दिए, लोगों ने मुझे बोला मैम जलते दिए जैसा गाना क्यों नहीं किया आपने? नहीं, असल मेरा ही गाना है। अभी की बात करिए 2015, उसमें भी लोगों को नहीं पता कि वो मेरा गाना है। तो कोरियोग्राफर, हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा है, इतना अनफेमस है, इतना रैप अराउंड द थिंग है कि हम बाहर एनहांस होके आ ही नहीं पाते। इस सिस्टम में ऐसा बन गया है। नहीं, इस सिस्टम की क्या वजह है? जैसे एक गाने में आलोचना हुई मेरी बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा,
नहीं हो लगदा, सलमान भाई का गाना था, किसी का भाई किसी की जान। पूरा गाना लोगों ने बहुत तारीफ की, लेकिन उसका एक स्टेप जो सलमान भाई एक बार करते हैं उसको लोगों ने ट्रोल कर दिया। आलोचना नहीं, ट्रोल कर दिया। किसी एक बंदे ने ट्रोल करके उसको वायरल कर दिया और लोगों ने बोला क्या शबीना खान को काम नहीं आता। ये भी देखा है मैंने अपने करियर, काम नहीं आता, ऐसा स्टेप दे दिया भाई को, भाई का करियर की वाट लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वो गलत नहीं था, वो अच्छा ही था, बट लोगों को लगा किसी एक ने उठाया और उसने वो कर दिया, तो मैं क्या कर सकी उसमें, कुछ नहीं कर सकी। आपने फिल्म थी गदर 2, काफ़ी प्रशंसा हुई, आपने कई लोगों से बातचीत भी की थी, उसी समय अमीषा पटेल ने कुछ बयान भी किए थे। आपको क्या लगता है कि इस ढंग के जब बयान आते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लिया और कहा कि उनका आइडिया था। आई डोंट नो वो कौन थे, उनका आइडिया था। मेरी ऑडियंस मुझे जानती है, मेरे डायरेक्टर मुझे जानते हैं और मेरे लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, तो उसके बारे में मैं क्या बात करूँ? बेबुनियाद बात है वो, क्या बात करूँ? शी लव्ड मी ड्यूरिंग द फिल्म, शी ट्रस्टेड मी, आई ट्रस्टेड हर, और जिनका नाम लिया ही ट्रस्टेड मी ड्यूरिंग द फिल्म, और बहुत तारीफें हुई मेरी। आई सपोर्टेड, स्टूड बाय वन थिंग। अब अगर उनको लगता है कि ऐसा है तो उनकी मर्जी है, वो कह रही है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इसके बारे में। किसी भी फिल्म का जब गाना मिलता है आपको कि भाई ये गाना है, आपको डांस कोरियोग्राफ करना है, आपकी तैयारी किस हिसाब से शुरू होती है? क्या आप स्क्रिप्ट मांगती हैं और किस ढंग की रिसर्च होती है? क्या क्या तैयारियां होती है? जो आपने कहा हम पेपर वर्क करते हैं, क्या पेपर वर्क होता है? बहुत गहरी रिसर्च करती हूँ। सबसे पहले मैं एक गाना करूँ या पूरी फिल्म करूँ, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना होता है। स्क्रिप्ट इसलिए पढ़ना होता है कि दो चीज़ें, एक तो ये कैरेक्टर किस किस्म का है जिसके ऊपर मैं गाना कर रही हूँ, उसके कैरेक्टर के हिसाब से ही मैं उसको स्टेप्स दूंगी, और दूसरा ये गाना फिल्म के किस मोड़ पे आ रहा है, इसे कितना लाइट होना है, कितना डार्क होना है, ये चीज़ों को समझने के लिए मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना होता है। फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ती ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं राइटर हूँ, खुद भी लिखती हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कैरेक्टर को समझती हूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, खुद लिखती हूँ, उर्दू फारसी जानती हूँ, फिर खुद एक्टिंग कोर्स कर चुकी हूँ। मैं डांसर से असिस्टेंट में नहीं आई थी, मैं एक्टिंग से असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, तो मेरे अंदर का जो एक्टर है वो उस वक्त जाग जाता है उस कैरेक्टर को समझने के लिए। फिर डांस परफॉर्मर अच्छी हो तो वो कैरेक्टर के अंदर रह के अपने स्टेप्स को परफॉर्म करना उस कैरेक्टर के हिसाब से जो एक राइटर ने लिखा है, पहले ये समझना है। जब मैं 2 दिन में ये समझ लेती हूँ, 2-3 दिन में, फिर अपनी टीम को इन्वॉल्व करके गाना लिखते हैं हम। गाना लिख के फिर टीम को बताती हूँ आपको ये रिसर्च करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। रिसर्च करके पिक्चर रेफरेंसिंग करती हूँ, फिर गाने को लिख के उसके आगे क्या शॉट होगा, मेरी एक पूरी बाकायदा एडिट ग्राफ बनता है एडिट के हिसाब, क्योंकि मैं एडिटर रह चुकी हूँ। जब मैं असिस्ट नहीं करती थी, मैं एडिटिंग सीखती थी राजतरू में, तो क्योंकि मैं एडिटर रह चुकी हूँ, मुझे पता है गाना कटेगा कैसा। मैं आज भी गाने को पेपर पे एडिट करती हूँ, उसी हिसाब से शूट करती हूँ, एक एक शॉट लिख के। पिक्चर रेफरेंसिंग हो गई, गाने की एक स्टोरी बनाती हूँ, कॉन्सेप्ट बना के फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बैठ के कॉन्सेप्ट अपनी टीम के साथ में प्रेजेंटेशन देती हूँ। फिर आजकल तो मैं पिक्चर रेफरेंसिंग के साथ सॉन्ग रेफरेंस भी बना लेती हूँ, फिर उनको दिखाती हूँ, हो गया सब, डायरेक्टर ने कुछ चेंज किया नहीं किया, चेंज किया तो उसके हिसाब से मॉडल चेंज करके फिर वापस से सिखा के फिर वापस आके गाना लिख के उसके आगे शॉर्ट डिवीजन रिहर्सल हॉल होता है ना, उसमें मेरे असिस्टेंट्स के साथ शॉर्ट ब्रेक डाउन करती हूँ। इस एक एक बीट का जो एडिट होके आएगा गाना, उसका शॉर्ट ब्रेक डाउन होता है, गाना उसी तरह शूट होता है। और सिर्फ ये जो पेपर है मेरा, वो पेपर पे हम शूट करते वक्त लिख लेते हैं, और ये पेपर सिर्फ एडिटर के पास जाता है, एडिटर से शॉर्ट को जोड़ लेता है, मेरा गाना एडिट हो जाता है। उस लेवल की तैयारी करते हैं। एक कोरियोग्राफर को आपने सारी तैयारियां कर ली और आपने गाना को कोरियोग्राफ अपने दिमाग में पूरा तैयार कर लिया है, लेकिन पता चला कि जो संगीतकार है उसकी जो धुनें हैं वो बहुत अलग ढंग की हो गई हैं, तब क्या करती हैं? वो 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है स्टोरी टेलिंग सॉन्ग जिसमें म्यूजिक को और लाइंस को इनकॉर्पोरेट करना होता है, और एक होता है डांसिंग सॉन्ग। बीट पकड़ना हमारे हाथ में एज ए कोरियोग्राफर, ये एक बीट चल रही है, इसको मैं कहीं अलग तरीके से पकड़ूंगी, कोई और कोरियोग्राफर अलग पकड़ेगा, सरोज जी अलग पकड़ेंगे, फराह मैम अलग पकड़ेंगे। हर एक कोरियोग्राफर की जो जगह है उसके इस बीट पकड़ने के अंदाज पे तय की गई है।
चलते रहे इश्क में मैंने ऐसे किया, कोई और कोरियोग्राफर कुछ और तरीके से कर, बट मैंने बहुत कमाल तरीके से कर दिया तो लोगों ने उसको प्यार किया। बस यही बात है और कुछ नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्म का प्रचार शुरू होता था पहले के ज़माने, तो फिल्म के जितने भी कलाकार होते, सारे कलाकारों के चेहरे नाम पोस्टर पर होते थे। अब तो उनके भी नाम गायब और कोरियोग्राफर तो नाम देना ये लोग उचित नहीं समझते हैं। इन स्थितियों को आप कैसे देखती हैं और इस पर क्या विरोध नहीं करना चाहिए आप लोगों को? सी कोरियोग्राफर का नाम आता तो है टाइटल में, कोरियोग्राफ बाय शबीना खान या कोरियोग्राफ बाय ये गाना ये आ जाता है। रिकग्निशन आज हम इस ज़माने में बैठे हैं जहाँ सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको रिकग्निशन देने के लिए आपके फेस को लाना पड़ेगा, तो सिस्टम उसको नहीं चाहता। सिस्टम ये है कि बस गाना हो गया, एक्टर जाके हर जगह उस पब्लिसिटी में उस गाने पे डांस कर रहा है, बट कोरियोग्राफर को एक बार भी बुलाया नहीं जाता, एक बार भी नाम नहीं लिया था कि ये कोरियोग्राफर ने ये स्टेप किया है और कमाल काम कर दिया। तो ये चीज़ की मैं इसके लिए खिलाफ बात करना चाहती हूँ कि हम ये नहीं कहते कि हम एक्टर है हमें बुला के एक्टर के सामने खड़ा कर दो। मैं ये कहती हूँ कि थोड़ी रिकग्निशन दे दो, बिकॉज कोरियोग्राफी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और ये वो डिपार्टमेंट है जिसके गानों को देखकर ही आप थिएटर तक पहुँचते हो। तो जो सिस्टम है PR सिस्टम जो पब्लिक में आपके पिक्चर को ले जाता है, उस सिस्टम में इस चीज़ को डाला जाए कि कोरियोग्राफर को रिकग्निशन मिले। कोरियोग्राफर को रिकग्निशन नहीं मिलती, टाइटल कोई पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ना ही नहीं चाहता। आप टाइटल का एक स्क्रीनशॉट लो और उसको आप स्टोरी पे डाल दो, 24 घंटे तक जितने लोगों ने देखा 100-200 वो देख लेंगे, अच्छा तुमने किया, बाकी हुआ क्या। तो इसलिए फिर रिकग्निशन अगर प्रोड्यूसर अपने लेवल पे देता है अपनी फिल्म के साथ तो बड़ा हो जाता है। पहले हुआ ये करता था, फिल्म का एक गाना हिट होता था और उस गाने की वजह से पूरी फिल्म हिट हो जाती थी। अब आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये गाने का दुर्भाग्य है या किसका है? दैट आई डोंट नो, बट आई नो वन थिंग दैट गानों पे ही प्रोमोज बनते हैं, गानों पे ही आपकी फिल्म के बजटिंग, बड़ा गाना किया, अरे बड़े बजट की फिल्म है, वो सब डिस्कस होता है, डिसाइड होता है। गाने ही हैं जिसको देखकर ऑडियंस थिएटर तक जाती है। तो गाने तो बड़े हुए ही और उन गानों को शूट करने वाला कोरियोग्राफर भी बड़ा हो गया, लेकिन पूरी फिल्म के सब गाने हिट नहीं होते। पहले भी ऐसा होता था, एक गाना जो हिट होता है फिर लोग उसको चलाते हैं ज़्यादा, फिर वो एक गाने को देखने के लिए कितनी ऑडियंस थिएटर जाती है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। चलिए, गदर 2 में आपने सनी देओल को भी नचाया, तो वहीं अनिल शर्मा के बेटे को नचाया, फिर सिमरत कौर को भी नचाया। 2 अलग अलग पीढ़ियाँ। सनी देओल को नचाना अलग है, इनको जो नए कलाकार थे उनको नचाना, कहाँ आपको ज़्यादा तकलीफ आती है? हाँ, किसी दूसरी फिल्म में भी हो सकता है, गदर 2 की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तकलीफ तो खैर उस वक्त आती है, सीनियर एक्टर सनी देओल, अमीषा पटेल, मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया है इनके साथ, तो मैं जानती थी इनको, कोई तकलीफ नहीं है। उत्कर्ष और सिमरत, अब इनके पर्टिकुलर ये नाम अगर लिए जाए तो उत्कर्ष ने कई दिनों तक रिहर्सल किया और बहुत ही कमाल का बंदा है, बहुत हार्डवर्क किया। तो जब आपको ऐसा एक्टर मिलता है, सिमरत ने भी बहुत हार्डवर्क किया है जो दिखता है गाने में, जब आपको हार्ड वर्किंग एक्टर मिलता है ना तो आप उसको कमाल ऊपर तक ले आ सकते हो। तकलीफ वहाँ आती है जहाँ आपको डायरेक्टर बोलता है ये एक्टर है, इसके 2 फीट उल्टे हैं, इसको डांस नहीं आता, लेकिन गाने की डिमांड है कि इसको डांस करना है। वहाँ आप कैसे करवाते हो, वहाँ पे आपका भी टैलेंट जज किया जाता है और आपके ऊपर बोझ बढ़ जाता है। और आपको फिर ये भी होता है आजकल कि नहीं 10 दिन रिहर्सल मत दो, बजट नहीं है, हमको बजट पे काम करना है। आजकल ये हो रहा है, आप इसको 2 दिन में रेडी करो, तो आप कैसे करोगे रेडी? बस ये है, फिर वो बहुत ज़्यादा फोर्स आ जाता है आपके ऊपर कि आप कैसे करोगे जब एक्टर को डांस ही नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है जो आती है। तब क्या करते हैं आप? कोशिश करके कर लेते हैं किसी तरह से, कभी कभी अपनी जेब के पैसे खर्च करके रिहर्सल बढ़ा लेती हूँ मैं कि नहीं अपना ही नाम होगा, ये एक्टर ये गाना बड़ा है अगर तो एक्टर को करना चाहिए, तो प्रोड्यूसर को बोझ मत दो, प्रोड्यूसर अच्छा है बंदा, अपने को रिपीट भी करेगा। तो फिर जेब से पैसे लगा के मैंने कई बार किया है, 2 दिन रिहर्सल बढ़ा दो, असिस्टेंट को मैं दे दूंगी, हॉल को मैं दे दूंगी, डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को बोलो मत, बेचारे अच्छे लोग हैं जाने दो, फिर मैं कर लेती हूँ। कभी वैसे नहीं हुआ तो फिर हार्ड वर्क डे नाइट करके, रिहर्सल करके, बहुत मेहनत करके, कटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडिट में थोड़ा कुछ ना कुछ करके, फिर वहाँ पे मेरा टैलेंट काम आता है कि कितनी टैलेंटेड मैं हूँ एज ए कोरियोग्राफर। टीवी के जो डांस शो, रियलिटी शो बन रहे हैं डांस को लेकर के,
उसमें जज न बनने की कोई खास वजह है? नहीं, जज मैंने नहीं डिसाइड किया, मैं चाहती हूँ बनना, बहुत चाहती हूँ कि मैं जज बनूँ, बुलावा नहीं आ रहा है, बुलावा आ जाए मैं जज बन के चली जाऊँगी, बुलावा आ जाए मैं जज बन के चली जाऊँगी, बुलावा नहीं आया अब तक। लेकिन आपको लगता है कि जो डांस के रियलिटी शोज आ रहे हैं उनसे बच्चों को फायदा है या बच्चों के करियर को नुकसान हो रहा है? दो पहलू है अगेन, एक तो ये कि यस जितने डांस रियलिटी शोज है उसमें बच्चे जाते हैं तो उनको उनके लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है मैंने टीवी में जिनको कुछ नहीं मिल सकता था, आज उनको बहुत कुछ मिल गया। बट ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो खुदकुशी कर ली। ऐसे भी बच्चे जो मायूसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे कि हम नहीं बन पाए। 50 में से एक ही जीतता है ना, Correct. तो बाकी 50 में से 4 बच्चे तो हैं जो बीमारी लेके बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनका दिमाग पढ़ाई से उठ गया, उनको ये हो गया। ऐसी भी माओं को मिली हूँ मैं। तो वही मैंने हमें हमेशा कहती हूँ एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ पे दूसरे बच्चे बर्बाद भी हो रहे हैं। पढ़ाई से ध्यान उठ गया, डांसर अच्छे नहीं है लेकिन उनको लगता है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो डांसर बन जाएंगे, उस चक्कर में पढ़ाई में ध्यान नहीं है। माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे लेकिन पढ़ाई में ध्यान, तो बस ये तो होता ही है। इसका तीसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि एक बच्चा डॉक्टर बनने लायक है लेकिन उसके माँ बाप ने डांस के उस चक्कर में कभी टीवी पर पॉपुलर हो जाएगा, उसको यहाँ डाल दिया तो उसकी जो पढ़ाई थी वो वहीं बंद हो गई, जो डॉक्टर बनने के बजाय खुद भी नहीं बन पाया। ऐसा भी होता है? हो सकता है, मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट कम अक्रॉस एनीबडी लाइक दैट, बट हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बच्चा अगर छोटा है 4 साल 5 साल 6 7 8 साल का, तो वो तो वही करेगा जो माँ बाप ने कहा है, तो हो सकता है। इसके बाद आपके कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं? एक फिल्म आ रही है अनिल शर्मा जी की जर्नी, नाना पाटेकर जी के साथ है और बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का। और 3-4 और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा काम आने वाला है। जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है गदर 2 के बाद, दे शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। आपने सबीना खान फाउंडेशन बना रखा है, ये फाउंडेशन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और उसके तहत क्या कर रही हैं? ये लॉकडाउन में जब लोगों को बहुत पीड़ित होते हुए देखा, लोगों के घर पे अनाज पहुंचाया, जितना अपने तरीके से पहुंचा सकती थी पहुंचाया, वहाँ लगा कि करियर पे बहुत ध्यान दे के फिर लगा लॉकडाउन में जब थम गया सब कुछ, तो लगा कि अब कुछ नहीं है उस तरफ, तो अब जो कमाया है खुद से ये बांटा जाए लोगों को, ज़रूरतमंदों को। जब एक देखा, 2 देखा, 4 तो 10 घर खुल गए। तो फिर फाउंडेशन बनाया और डिसाइड किया कि अपनी कमाई का 35% फाउंडेशन में डाला जाए। इट्स बिन 3 years नाउ, मैं फाउंडेशन अकेले खुद चला रही हूँ। अच्छा। लोगों से पैसे नहीं मांगे और ज़रूरतमंदों की बच्चों की फ़ीस होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए, और रास्ते पे बैठे हुए लोगों को कंबल बांट देना, कपड़े, अपने लेवल पे मैं जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ कोशिश। और फाउंडेशन बनाया और इंस्पिरेशन मेरे सलमान भाई रहे कि उनका बीइंग ह्यूमन जो काम करता है उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। तो सोचा कि कभी कुछ बन जाए ज़िंदगी में तो खुद करेंगे, और बस वहीं से अपना फाउंडेशन बना लिया। करियर में सलमान खान का कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इतना बड़ा दिग्गज कलाकार जब आपको बुलाता है काम करने, तो 10 और लोग जिन्हें लगता है आप बेकार हो, उन्हें आप अचानक स्टार लगने लगते हो तो फिर वो भी आपको बुला लेते हैं। सलमान भाई के गाने आने लगे, मेरा काम बढ़ गया, लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया, और उनका जो मुझ पर भरोसा है वो बहुत अटूट और बहुत प्यारा है। और मेरे लिए फरिश्ता सिफत इंसान है वो, उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने कहा आपको लेखन का शौक है, क्या लिखती हैं? मैं शायरी लिखती हूँ, शेर लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। कोई एक चीज़ के ऊपर अगर कुछ लिखना हो, किसी चीज़ से इंस्पायर हो जाती हूँ तो उसके ऊपर लिखने लग जाती हूँ, और फिर अपने सारे एक्सपीरियंसेस उस चीज़ में समेट जाते हैं। अभी कहानी स्टोरी भी लिख रही हूँ मैं, 2 शॉर्ट फिल्म लिखी थी, प्रोड्यूस की है अभी। तो लिखना, हर चीज़ पे लिखना पसंद है, किसी भी टॉपिक पे मैं लिख सकती हूँ, ऐसा है। सबीना खान जी, फिल्मी संगम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।